16 अगस्त 2022। द हिंदू एडिटोरियल पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दों में शक्ति। The assault on Rushdie is an attack on those who speak out against all forms of extremism. रुश्दी पर किया गया हमला एक आक्रमण है उन लोगों पर जो कि हर तरह के अत्यंतवाद के खिलाफ बोलते हैं या आवाज़ उठाते हैं। सलमान रुश्दी has lived in the shadow of a death threat since 1989 after his fourth novel, The Satanic Verses, led Iran's Ayatollah Ruhollah Khomeini to issue a fatwa against the writer for offending Islam, the Prophet, and the Quran. सलमान रुश्दी मृत्यु के शैडो में, मृत्यु के डर के या थ्रेट यानी कि उस पर ये उनको धमकाया गया था, तो उसके शैडो में वो रहे हैं उनके चौथे नावल के बाद, जिसका नाम था सैटेनिक वर्सेस, और जिसके वजह से ईरान के अयतुल्ला रुहुल्ला खुमैनी ने एक फतवा जारी कर दिया उनके खिलाफ, लेखक के खिलाफ, कि उन्होंने इस्लाम और पैगंबर और कुरान को चोट पहुंचाई है। द एक्स्ट्राटेरिटोरियल एडिक्ट multiplied the danger to the writer, and though the motive is still unknown, last Friday, Rushdie 75 was stabbed multiple times at a literary function in New York. ये जो ऑर्डर दिया गया एडिक्ट, यानी जो रिलीजियस ऑर्डर होता है, उसको धार्मिक ऑर्डर, उसको एडिक्ट बोलते हैं, जो कि जिसका कोई मतलब नहीं था, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल था, यानी कि जिस ज़मीन पे रुश्दी रहते थे वहाँ पर उनको कोई फतवा इशू करने का अधिकार नहीं था। लेकिन ये जो एडिक्ट इशू किया गया, ये जो ऑर्डर इशू किया गया, इसने उनके ऊपर मंडराते हुए जो खतरे को कई गुना कर दिया लेखक के लिए। और हालांकि अभी भी इसके पीछे मंशा पता नहीं है, लेकिन पिछले फ्राइडे को रुश्दी, जो कि 75 वर्ष के हैं, उनके ऊपर चाकू से हमला किया गया कई बार एक साहित्यिक फंक्शन में न्यूयॉर्क में। ही इज़ ऑफ द वेंटिलेटर बट अकॉर्डिंग टू हिज सन रिमेन्स इन क्रिटिकल कंडीशन। वो वेंटिलेटर उनका हटा दिया गया है, यानी कि वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन उनके बेटे के अनुसार वो अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में हैं, यानी कि अभी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। थ्रू द ईयर्स अदर्स हैव फेस्ड वायलेंस ओवर द नॉवल टू। पिछले कई सालों के दौरान दूसरे लोगों ने भी उस नावल के संबंध में वायलेंस झेला है, यानी हिंसा झेली है। People have died in riots, blasts, firing to protest against the book. His Japanese and Norwegian and Italian translators were targeted. A bomb killed the person who was trying to set it off. लोग राइट्स में मर गए हैं, ब्लास्ट में मर गए हैं, बॉम्ब ब्लास्ट में, फायरिंग में मर गए हैं, जो कि इस बुक के खिलाफ प्रदर्शन या विरोध में की गई थी। उनके जापानीज, जापान के, नॉर्वे के और इटली के जो अनुवादक हैं, उनको भी टारगेट किया गया था। एक बॉम्ब ने उस पर्सन को मार डाला जो कि उसको उड़ाने की कोशिश कर रहा था। Rushdie went into hiding for 9 years, where he burnished his weapons of choice, words. Rushdie छुपे छुप गए थे 9 साल के लिए, किसी छुपी हुई जगह पर चले गए थे 9 साल के लिए, जहाँ पर उन्होंने अपने चुने हुए हथियारों को चमकाया, यानी कि शब्दों को। He has talked the language of truth, upheld freedoms of art and the intellect, and pushed for ideals of democracy, such as the right to dissent in his 14 novels and in several incisive essays. उन्होंने सत्य की भाषा बोली है, आर्ट और बुद्धिमत्ता की फ्रीडम को ऊपर उठाया है,
उसको सपोर्ट किया है और उन्होंने पूरा जोर लगाया है कि जो प्रजातंत्र के आदर्श हैं उनके लिए, जैसे कि किसी से अग्री न करना, उसका अधिकार के लिए अपने 14 नॉवेल्स में, और कई उनके जो निबंध थे जो इंसाइसिव थे, यानी कि उसमें अच्छा विश्लेषण किया गया था. इनफैक्ट अंडर कवर assuming the norm de Guerre, Joseph Anton, inspired by the Wanderer in Conrad and the Melancholy of Chekhov, also the title of his 2012 memoir, he penned Haron and the Sea of Stories, a book he had promised to write for his 9-year-old son. इनफैक्ट छुपे हुए सिचुएशन में स्थिति में एक दूसरा नाम अडॉप्ट करते हुए जोसेफ एंटन के नाम से, जो कि इंस्पायर किया गया था वॉन्डर से कॉनराड में, और शेकोव के मेलंकली से इंस्पायर किया गया था, और जो कि उनके 2012 के मेमोर, यानी कि जो उनकी जीवनी थी उसका टाइटल भी था. उन्होंने हरून और सी ऑफ स्टोरीज नाम से एक किताब भी लिखी, जो कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो अपने 9 साल के बेटे के लिए लिखेंगे. For his Booker Prize winning Midnight's Children 1981, which reimagined India's independence, he had dispensed with safety nets, just like his literary inspirations, Gabriel Garcia Marquez, Gunter Grass, and Nadeem Godimer. जो बुकर प्राइज जीतने वाली मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, जिसको कि जिस किताब के द्वारा भारत के आज़ादी को फिर से इमेजिन किया गया था, यानी फिर से कल्पना की गई थी. ही हैड उन्होंने सारे सेफ्टी के नेट छोड़ दिए थे, और ठीक उसी प्रकार से जैसे कि उनके जो लिटरेरी इंस्पिरेशंस थे, यानी कि जिनसे उन्होंने इंस्पिरेशन लिया, गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, गंटर ग्रास और नदीम गौडैमर, उन्होंने भी सारे सेफ्टी के नेट छोड़ दिए थे, यानी अपनी सेफ्टी की परवाह नहीं की थी. रुश्दी फाउंड न्यू लैंग्वेज टू राइट अबाउट हॉट एंड ओवरक्राउडेड एंड वल्गर एंड लाउड इंडिया, shining a light for future writers such as Arundhati Roy. रुश्दी ने एक नई भाषा पाई उस भारत के बारे में लिखने के लिए, जो कि गर्म था और भीड़ से भरा हुआ था और वल्गर था, यानी कि उसमें एक वल्गैरिटी थी, यानी कि, और वो लाउड था. एक ऐसा भारत जो कि बेहूदीपन से भरा हुआ था, और वो फ्यूचर राइटर्स के लिए उन्होंने इस तरह से एक लाइट फेंकी, जैसे अरुंधति राय के लिए. The assault on Rushdie is also an attack against voices who speak out against extremism. रुश्दी पे जो हमला किया गया वो एक ऐसे आवाज़ों के खिलाफ भी आक्रमण है जो कि अत्यंतवाद के खिलाफ बात करते हैं. Far too many writers from M.M. Kalburgi, Gauri Lankesh to Anna Politkovskaya have faced violence, some paying with their lives. बहुत सारे राइटर्स जैसे M.M. Kalburgi से लेके गौरी लंकेश तक और अन्ना पॉलिटकोव्स्काया तक, जिन्होंने वायलेंस का सामना किया है. कुछ ने तो अपने जीवन से हाथ धो बैठे या उससे उसका पेमेंट किया, जीवन खो दिया उसके जवाब में. फॉर एजुटेटिंग पीपल इन ए कल्चर ऑफ ईजी ऑफेंडेडनेस, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन इसलिए खोया क्योंकि ऐसे लोगों को उन्होंने उन्मादित कर दिया था, एजिटेट कर दिया था, यानी कि उनको आंदोलित कर दिया था एक ऐसे कल्चर में जिसमें कि लोग बड़े आसानी से बुरा मान जाते हैं. ऑन द फ्रंट लाइन, Rushdie has been acutely alive to the expanding threat. और फ्रंट लाइन में यानी सामने से रुश्दी बहुत ही शार्प तरीके से वो जीवित रहे हैं इस बढ़ती हुई, फैलती हुई, फैलाव लिए हुए खतरे को लेकर. दिस न्यू आइडिया ही राइट्स इन एन essay titled Courage, Languages of Truth, that writers, scholars, and artists who stand against orthodoxy or bigotry are to blame for upsetting people is spreading fast, even to countries like India that once prided themselves on their freedoms.
एक अपने ऐसे में एक निबंध में जिसका कि टाइटल है करेज यानी साहस, वो लिखते हैं कि ये जो नया आइडिया है कि कि लेखक, स्कॉलर्स और आर्टिस्ट जो कि ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ या बिगटरी के खिलाफ खड़े होते हैं। ऑर्थोडॉक्सी यानी पुराने विचारों के खिलाफ जो कि रूढ़िवादी हो गए हैं, और बिगटरी यानी दूसरे की बात को बिल्कुल नहीं मानना धार्मिक कारणों से, और उन पर ब्लेम जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने ये जो आइडिया कि उन पे ब्लेम जाना चाहिए उन लोगों को अपसेट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने लोगों को अपसेट कर दिया था, नाराज़ कर दिया था। ये आइडिया बहुत तेज़ फैल रहा है और ऐसे देशों को भी फैल रहा है, इंडिया जैसे देशों में, जो कि अपने आप को एक वक्त पे गर्व करता था भारत कि उनके फ्रीडम के बारे में, कि वो सबको फ्रीडम देता है। स्पीक अप ही सेज एवरी लिटिल बिट काउंट्स। वो कहते हैं कि बोलो, क्योंकि हर छोटा सा बिट भी, टुकड़ा भी काउंट करता है। Rushdie's next novel, Victory City, a translation of an epic and a book about the power and the hubris of those in power, is out next February. रुश्दी का जो अगला नावल है जिसका नाम है विक्ट्री सिटी, यानी कि एक जीत का शहर, जीता हुआ शहर, जो कि एक एपिक का ट्रांसलेशन है, यानी एक बहुत बड़ी मशहूर किताब का अनुवाद है, और एक ऐसी बुक है जो कि पावर के बारे में है, और पावर के में जो खो जाते हैं अपने गर्व में, पावर के जुनून में, उसके अभिमान में खो जाते हैं, उनके बारे में वो किताब है। वो अगले फरवरी में बाहर आ रही है। बट बिफोर द लॉन्ग रिकवरी अ स्पॉट ऑफ चीयर फ्रॉम द हॉस्पिटल। लेकिन इसके पहले कि लंबे समय में रुश्दी रिकवर करें, यानी पूरी तरह से ठीक हों, एक खुशी का स्पॉट हॉस्पिटल से आया है। उनके बेटे कहते हैं रुश्दी अपने आमतौर पे जैसे वो पूरे जोश में रहते हैं और अपने आप को पूरा सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, उसी तरह से वो अभी बने हुए हैं। और उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, यानी कि मजाक को समझना, मजाक को महसूस करना, वो भी बरकरार है। सेकेंड एडिटोरियल, मीटिंग एस्पिरेशंस, आकांक्षाओं को पूरा करना। इंडिया नीड्स बेटर गवर्नेंस फॉर द सेक ऑफ इट्स ओन पीपल, नॉट ग्लोबल अप्रोबेशन। भारत को बेहतर गवर्नेंस इसलिए चाहिए क्योंकि अपने लोगों के लिए चाहिए, और ना कि इसलिए कि विश्व में उसकी तारीफ की जाए। Prime Minister Narendra Modi rightly described independent India's 75-year journey as one of ups and downs in his ninth speech from the stately Red Fort on Monday. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही किया कि उन्होंने आज़ाद भारत के 75वीं जो यात्रा है उसको इस प्रकार से वर्णन किया कि वो यात्रा उतार चढ़ाव वाली यात्रा थी। अपनी नवीं स्पीच में, जो कि उन्होंने एक रीगल, एक गौरवान्वित रेड फोर्ट से दिया मंडे को, praising those who fought for India's freedom, the Prime Minister pointed to the country's achievements, even as he acknowledged the challenges of fulfilling the pressing needs of an ever aspirational society, tugging at the seams of the government. उन लोगों को की तारीफ करते हुए जिन्होंने भारत के फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी थी, प्राइम मिनिस्टर ने पॉइंट आउट किया हमारे देश ने क्या हासिल किया है, और जैसे उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया, उन चुनौतियों को, कि हमारा समाज है वो बहुत ही आकांक्षापूर्ण हो गया है और उसके नीड्स को बहुत प्रेसिंग है, यानी कि बहुत अर्जेंट है, उसको हमको फुलफिल करना है। और ये जो समाज है ये सरकार की सीम्स पर टक कर रहा है, यानी कि उनको धीरे धीरे पुल कर रहा है, जैसे छोटा बच्चा अपने माँ के फ्रॉक की सीम्स को टक करता है कि मुझे ये दे दो, वो दे दो। National pride and self-esteem were dominant themes as he urged the country to rid itself of the need to look for approval from abroad.
भारत का स्वाभिमान और भारत की अपने आंखों में अपनी इज्जत, भारत की अपनी अस्मिता, यही डोमिनेंट थीम्स थे। जैसे उन्होंने अर्ज किया इस देश को कि वो उस ज़रूरत को छोड़ दें कि बाहर से उनको हर चीज़ का अनुमोदन चाहिए, उसको अनुमोदन ढूंढ रहे होंगे। आस्किंग द क्वेश्चन अबाउट हाउ लॉन्ग इंडिया कुड गो ऑन लिविंग ऑन सर्टिफिकेट्स फ्रॉम अब्रॉड, ये सवाल पूछते हुए कि कब तक भारत जो है बाहर से सर्टिफिकेट्स पर जीता रहेगा। द प्राइम मिनिस्टर वंडर्ड व्हाई इंडिया कुड नॉट डेवलप इट्स ओन मार्कर्स। प्रधानमंत्री ये आश्चर्य कर रहे थे कि भारत अपने खुद के निशान चिन्ह क्यों नहीं बना लेता, अपने मार्कर्स क्यों नहीं बना लेता, जिससे वो खुद तय कर पाए कि जो कर रहा है सही है कि नहीं है। Though Mr. Modi provided no context to these remarks, his comments could indicate his unhappiness with international criticism directed at his government on governance and human rights issues. हालांकि मिस्टर मोदी ने इसके लिए कोई संदर्भ नहीं दिया कि उन रिमार्क्स के लिए, लेकिन उनके जो कमेंट्स थे वो ये इंडिकेट कर सकते थे, इंगित कर रहे थे शायद कि उनकी जो अनहैप्पीनेस है, नाखुशी है, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से आलोचना की गई है, जिसको कि उनके गवर्नमेंट की तरफ डायरेक्ट किया गया था गवर्नेंस को लेके या ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को, मामलों को लेके। Successive prime ministers have used their Independence Day speeches as a stock taking of the government's record and as an insight to what the nation might face. एक के बाद एक प्रधानमंत्रियों ने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच को इस प्रकार से इस्तेमाल किया जैसे कि जिससे कि वो गवर्नमेंट ने क्या हासिल किया है उसका स्टॉक ले रहे हों, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड का, उनके परफॉर्मेंस का स्टॉक ले रहे हों, और एक अंदरूनी दृष्टि देने के लिए कि आगे जाके नेशन क्या फेस कर सकता है। With 2 years left for the general election, the Prime Minister was in an expansive mood, taking up issues of women's safety, energy, self reliance, celebrating the diversity of India, the need to respect all languages, and promising an all out war against corruption and Parivarvad, or the pernicious influence of dynasty. जबकि 2 साल बचे हुए हैं जनरल इलेक्शंस में, प्रधानमंत्री एक काफ़ी विस्तार से बोलने के मूड में थे और वो ऐसे मामले उठा रहे थे जैसे महिलाओं की सेफ्टी, एनर्जी का या ऊर्जा में आत्मनिर्भरता, भारत की विविधता को उल्लास से मनाना, और ये ज़रूरत होना कि हम हर लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त दें। और वो प्रॉमिस कर रहे थे कि करप्शन के खिलाफ और परिवारवाद के खिलाफ वो पूरी तरह से युद्ध में चले जाएंगे। और उसके साथ उन्होंने डायनेस्टी का जो बहुत ही खतरनाक विकेट इन्फ्लुएंस होता है उस पर भी उन्होंने बोला। The Prime Minister asked the people to give him their blessings as the battle against corruption enters a decisive phase, where even the big fish will not be spared. प्राइम मिनिस्टर ने लोगों से कहा कि वो उनको अपना आशीर्वाद दें, जैसे जो युद्ध है करप्शन के खिलाफ वो एक निर्णायक फेज में प्रवेश कर रहा है, जहां पर बड़ी फिश जो हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। Even as he dwelt on governance issues, Mr. Modi laced his speech with a political appeal. जैसे जैसे गवर्नेंस इश्यूज के साथ वो डील कर रहे थे, मिस्टर मोदी ने अपने स्पीच में एक राजनीतिक अपील भी की, उस स्पीच को राजनीतिक अपील से भी लेस किया, यानी राजनीतिक अपील के साथ भी अपनी स्पीच को उन्होंने सजाया। Mr. Modi was silent about his promises made in 2016 to double the income of farmers by the time the country celebrated its 75th Independence Day. मिस्टर मोदी साइलेंट थे अपने उस वादों के बारे में जो उन्होंने 2016 में किए थे कि वो फार्मर की इनकम को दुगना कर देंगे उस समय तक जब तक कंट्री 75th इंडिपेंडेंस डे मनाएगा। However, he did lay out his vision for an Amrit Kal or developed age in the next 25 years. लेकिन बहरहाल उन्होंने उनकी जो दूरदृष्टि है एक अमृत काल के विषय में वो उन्होंने सामने रखी, यानी एक ऐसे समय के बारे में जो कि एक विकसित समय होगा, अमृत का काल होगा अगले 25 साल में। द 100th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस 2047, जो कि 100वां साल होगा भारतीय आज़ादी का 2047 में। डिटेल्स ऑफ हाउ द कंट्री वुड रीच द ऑब्जेक्टिव वर स्कैंटी।
इस बारे में डिटेल्स की कैसे देश जो है वो अपने निर्धारित उद्देश्य तक पहुंचेगा, इसके डिटेल्स बहुत कम थे, अपेरेंटली केप्ट फॉर अनदर डे, और शायद इनको दूसरे किसी दिन के लिए रखा गया था। In keeping with the Bharatiya Janata Party's new status as the natural party of governance, the Prime Minister underlined that India had got a stable government after many decades, resulting in speedy decision making. भारतीय जनता पार्टी का जो नया स्टेटस है कि वो नेचुरल पार्टी है, एक स्वाभाविक पार्टी है गवर्नेंस के लिए, उसके अनुरूप ही प्राइम मिनिस्टर ने अंडरलाइन किया कि भारत को एक स्थिर सरकार मिली है कई दशकों के बाद, और उसका रिजल्ट ये है कि निर्णय करने में अब तेजी आ गई है. There was little in his 82-minute speech about the strategic challenges before the country in the wake of tensions at the border and turbulence in the international order following the Russian invasion of Ukraine. उनकी 82 मिनट की स्पीच में इस बारे में बहुत कम था कि जो रणनीतिक चुनौतियां हैं देश के सामने, क्योंकि बॉर्डर पर टेंशन्स हो रही हैं और उथल पुथल हो रही है अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर में, रशिया के यूक्रेन में आक्रमण के बाद. To achieve its full potential, India must not only be able to overcome many obstacles that hold it back, but also sail with the rest of the world in meeting the benchmarks of democratic rights, equitable distribution of wealth, and access to health and education. अपना पूरा पोटेंशियल पोटेंशियल अपना पूरा जो जिसके लायक है, जिसके काबिल है भारत, उसको पाने के लिए भारत के लिए ज़रूरी है कि न केवल ये कि वो अपने सामने आने वाले अड़चनों को पार करे, जिस जो कि उसको उसका रास्ता रोक रहे हैं या उसको पीछे धकेल रहे हैं, बल्कि वो सारी दुनिया के बाकी दुनिया के साथ भी सेल करे उन बेंचमार्क्स को प्राप्त करने में, उन मार्कर्स को अचीव करने में जो कि सांप्रजातांत्रिक तांत्रिक अधिकारों के बेंचमार्क्स हैं, या कि जो धान्य धान्य है वो बराबर बटे सब लोगों में, या हेल्थ और एजुकेशन पे सब लोग एक्सेस पा सकें. इंडिया माइट नॉट नीड अप्रूवल फ्रॉम अदर कंट्रीज. हो सकता है भारत को अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है दूसरे देशों से, बट इट नीड्स टू डू बेटर ऑन राइट्स एंड फ्रीडम्स. लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो अधिकारों के विषय में और फ्रीडम्स के विषय में, वेलफेयर के विषय में, कल्याण के विषय में, जस्टिस के विषय में, ग्रोथ के विषय में और विकास के विषय में और बेहतर करे, और एक और बराबर वाले समाज को बिल्ड करने में और बेहतर करे. इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल द इकोनॉमी अ चेकअप रिपोर्ट. इन्फ्लेशन आसान हो रहा है, इंडस्ट्री रिकवर कर रही है, लेकिन पिछले हफ्ते जो ऑफिशियल डेटा रिलीज हुआ है वो ये दिखा रहा था कि मुद्रास्फीति आसान हो रही है, औद्योगिक रिकवरी जो है और विस्तृत हो रही है, और ट्रेड का डेफिसिट भी और वाइड हो रहा है, यानी बढ़ रहा है. इन्फ्लेशन जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित था वो पिछले महीनों के मुकाबले में गिर गया जुलाई में, और ये तीसरा महीना था सीपीआई के गिरने का अपने अप्रैल के पीक से. फूड इन्फ्लेशन भी बहुत तेज़ी से कूल ऑफ हो गया है, और ग्लोबल कमोडिटी साइकिल भी अब थोड़ी सॉफ्ट हो रही है, और इससे मदद मिल सकती है कि हम हमारे जो फ्यूल और फर्टिलाइज़र के प्राइसेस हैं उनको हम लगाम लगा पाएंगे. मुद्रास्फीति के जो अपेक्षाएं हैं उनमें थोड़ी सी कमी आ रही है, क्योंकि और इसका असर आरबीआई के इंटरेस्ट रेट को सेट करने वाली को जो रास्ता है उस पर हो सकता है. यानी कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट अब इस बात को ध्यान में रख के सेट करेगा कि इन्फ्लेशन के एक्सपेक्टेशंस अब थोड़े कम हो रहे हैं, तो शायद वो इंटरेस्ट रेट को उतना तेज़ नहीं बढ़ाएगा. फिर भी इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक के टारगेट से काफ़ी ऊपर है, और सेंट्रल बैंक कोशिश करेगा कि वो रियल इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिव टेरिटरी में लेके आ जाए पॉलिसी के सामान्यीकरण के द्वारा, यानी मॉनेटरी पॉलिसी के सामान्यीकरण के द्वारा. फैक्ट्री आउटपुट ड्यूरिंग जून डिक्लाइन सिक्वेंशियली. जून में जो फैक्ट्री का आउटपुट था वो पिछले महीनों के मुकाबले में गिर गया,
क्योंकि जो बेस था उसमें करेक्शन हुआ पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस का। पिछले सालों में जो पैंडेमिक के रिस्ट्रिक्शंस थे उसकी वजह से इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ने कुल मिला के ग्रोथ हासिल की है अप्रैल से जून में, पिछले कोविड साल के मुकाबले में, कोविड साल के एक साल पहले के मुकाबले में, जो कि 19-20 का साल था। और इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग उस गिरावट से बाहर आ गई है, उस ट्रफ से बाहर आ गई है। हालांकि वो इंतज़ार कर रही है उस पुनर्जीवन का जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में आएगा, जिससे कि कैपिटल गुड्स की बढ़त में उछाल मिल सकता है। जीओआई की जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश है, यानी गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर संरचनात्मक पुश है, कि जिससे कि हम इन्वेस्टमेंट की क्लाइमेट को फिर से रिस्टोर कर सकें, वापस ला सकें उसी स्थिति में जैसे पहले थी। वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है वो फ़ायदा ले सकता है इस मैन्युफैक्चरिंग की रिकवरी से। हालांकि जो टैक्स का रियलाइजेशन और जो इम्प्रूव हो गया है, और उस सेंस में उसके द्वारा फ़ायदा ले सकता है, क्योंकि जितना जितना रिकवरी मैन्युफैक्चरिंग की रिकवरी आ रही है उतना टैक्स का रियलाइजेशन बढ़ेगा। और इस जब टैक्स का रियलाइजेशन बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट भी इम्प्रूव होगी। सरकार ज़्यादा टैक्स आएगा तो उसको ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सकती है, और बोरिंग पर कम निर्भर करना पड़ेगा सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए। गवर्नमेंट के फाइनेंसिस पे जो असर है, क्योंकि गवर्नमेंट को ऊंचे एनर्जी प्राइसेस को अब्जॉर्ब करना पड़ता है, तो ज़रूरत यह है कि उसको भी हम अब थोड़ा कम करेंगे उस असर को, और उससे फिजिकल डेफिसिट के टारगेट को ओवरशूट करने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। कारण ये कि मैन्युफैक्चरिंग के इम्प्रूवमेंट से गवर्नमेंट के फाइनेंस इम्प्रूव कर जाएंगे, और इससे वो हाई एनर्जी प्राइसेस को भी ज़्यादा अब्जॉर्ब कर पाएगी, और उसके कारण फिजिकल डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा शायद नहीं बढ़े। Merchandise exports dipped to a 5-month low in July, with growth collapsing in major markets, and imports stayed on their high growth trend but eased sequentially on a lower crude oil prices. सामान का जो एक्सपोर्ट होता है वो 5 महीने के अपने लो पे आ गया जुलाई में, क्योंकि जो ग्रोथ थी वो कोलैप्स हो गई थी बड़े मार्केट्स में। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स नहीं हो पा रहे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुश्किलें हैं। एंड इंपोर्ट्स भी हमारे ऊंची ऊंचे ग्रोथ के जो रुझान है उस पर बने हुए थे, लेकिन सिक्वेंशियली इंपोर्ट्स यानी पिछले महीनों के मुकाबले में वो कम हो गए, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो गए थे। एक्सक्लूडिंग एनर्जी एंड गोल्ड, इंपोर्ट्स स्टेड ऑन ट्रैक विद द रिवाइवल ऑफ डोमेस्टिक डिमांड। एनर्जी और गोल्ड को अगर अलग कर दिया जाए तो इंपोर्ट्स जो थे हमारे ट्रैक पर थे, क्योंकि जैसे जैसे डोमेस्टिक डिमांड रिवाइव हो रही है उसके अनुसार इंपोर्ट्स भी बढ़ेंगे। वो लाजमी है, क्योंकि कैपिटल ज़्यादा इंपोर्ट होगा। द वाइडनिंग ऑफ द ट्रेड डेफिसिट विल कंटिन्यू टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द रूपी। ट्रेड डेफिसिट चूंकि वाइडन हो रहा है उसका असर रुपये पर पड़ेगा, बट इक्विटी कैपिटल फ्लोज हैव रिवर्स्ड। लेकिन इक्विटी कैपिटल के जो फ्लोज हैं, जो भारत के कंपनियों में के शेयर मार्केट में खरीदने के लिए जो पैसा बाहर से इंडिया आता है, वो रिवर्स हो गया, यानी कि अब वो बाहर जाने के बजाय वापस अंदर आने लगा है। दिस शुड मेक करेंसी स्टेबलाइजेशन लेस ऑनरस। और चूंकि ये पैसा वापस आने लगा है तो करेंसी का जो स्थायित्वीकरण है या स्थिरीकरण है वो अब कम बर्डन वाला हो जाएगा, यानी आसानी से गवर्नमेंट थोड़ा ज़्यादा आसानी से करेंसी को स्टेबलाइज कर पाएगी, क्योंकि जो लोग बाहर से पैसा ला रहे हैं डॉलर में वो रुपया खरीदेंगे, उससे रुपये का रेट बढ़ेगा। India's overall exports are likely to be affected by the switch in consumption in advanced economies, away from goods and towards services. कुल मिला के जो भारत के एक्सपोर्ट्स हैं उन पर इस बात का भी असर पड़ेगा, क्योंकि एडवांस इकोनॉमीज़ में जो एडवांस इकोनॉमीज़ अब कंजम्पशन से स्विच करके
गुड्स के कंजम्पशन से स्विच करके अब सर्विस की तरफ सर्विसेज कंज्यूम करने की तरफ ज़्यादा बढ़ रही हैं. Although technology budgets of companies may have to adjust to a mild recession, हालांकि जो बड़े बड़े कंपनीज के टेक्नोलॉजी बजट्स हैं उनको थोड़ा सा हो सकता है एडजस्ट करना पड़े, क्योंकि एक माइल्ड तरीका एक रिसेशन अर्थव्यवस्था में, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आया हुआ है. तो थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी बजट्स पर उसका असर पड़ सकता है बड़ी कंपनियों के. लेकिन चूंकि एडवांस इकोनॉमीज अब सर्विसेज के इंपोर्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं गुड्स के इंपोर्ट्स के बजाय, और भारत चूंकि सर्विसेज के एक्सपोर्ट में काफ़ी आगे है, तो इस सेंस में भारत के कुल मिला के एक्सपोर्ट्स पर इसका अच्छा असर पड़ सकता है.